अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीके करेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक है, देख लिए, जनरल नॉलेज। ठीक है, इसके पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं। आपके कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट में कितने चैप्टर आ रहे हैं पीए फर्स्ट में। तो सबसे पहले पीए फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं। टोटल चैप्टर यहाँ पर कितने हैं पीए फर्स्ट में? 18 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, जिसमें हम पार्ट 1 करा चुके हैं। ये 4 चैप्टर जिसमें हमने कराए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब जो हम कराएंगे पार्ट 2 कराएंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 to 8, यानी 5, 6, 7, 8 ये हमें आज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 ओपन करिए, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 ओपन करिए सभी बच्चे जल्दी से। पेज नंबर 9 पे देखिए, यहाँ हमारा चैप्टर का नेम है क्रॉप्स। क्रॉप्स किसे कहते हैं? जो धानें होती हैं हमारी, जो धानें उगती हैं, क्रॉप्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्ट 2 लिखेंगे, क्योंकि पार्ट 2 का है ये। और यहाँ पर आप डेट लिख लीजिएगा उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, हेडिंग क्या है यहाँ पर? कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स हेल्प्ड मैन टू लीड अ सेटल लाइफ एंड नाउ इट हैज़ बिकम आवर मेजर ऑक्यूपेशन। खेती बाड़ी जो करते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं फूड क्रॉप्स की, खाने की जो खेती बाड़ी करते हैं, जो खेती करते हैं, जो फसलें उगाते हैं, क्रॉप्स किसे कहते हैं? फसल को। ठीक है, जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं? हेल्प मैन टू लीड अ सेटल लाइफ, इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, मैन मतलब सिर्फ ये नहीं कि आदमी को, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को, जितने भी जीवित लोग इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उन सभी को हेल्प करती है उनकी सेटल लाइफ को गुजारने के लिए, लीड करने के लिए। एंड नाउ इट हैज़ बिकम आवर मेजर ऑक्यूपेशन। और ये अब हमारा क्या हो गया? मेजर ऑक्यूपेशन हो गया। मतलब ये एक खास ऑक्यूपेशन हो गया है, बहुत इसका इंपॉर्टेंट है दुनिया के अंदर और बहुत ज़्यादा इसके यूजेज हैं। ठीक है बच्चों, आइडेंटिफाई दीज क्रॉप्स। अब इन क्रॉप्स को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। इनके बारे में कुछ दिया है, लिखा हुआ है, इन्हें हमें आइडेंटिफाई करके इनके नेम लिखने हैं यहाँ पर। पहला क्या है? दिस वाइल्ड ग्रास वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड बाय द हंटर्स ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जगह है, एक जगह है, मेसोपोटामिया नाम है जगह का। इसमें ये क्या कह रहे हैं? ये जो ग्रास है, ये जंगली घास कहा जाता है, इसे जंगली घास के नाम से मतलब समझते थे लोग बाग, मगर इसमें क्या था, पहले पता नहीं था, ठीक है, कि इसे क्या है यूज़ करते हैं या खाते हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ पर कल्टीवेट हुई थी? दिस वाइल्ड ग्रास वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड बाय द हंटर ऑफ मेसोपोटामिया। ये क्या है? गेहूं, वीट जो होता है हमारा, जो गेहूं होता है ना, वो भी एक जंगली घास में ही आता है। वाइट ग्रास जिसका हम आटा पिसवाते हैं, वो गेहूं, वीट जो होता है। ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ पर उगाई गई थी, कहाँ पर कल्टीवेट की गई थी? मेसोपोटामिया में। क्या नाम है इसका? वीट। तो यानी क्या है ये? वीट जो है हमारी, वीट जो है, गेहूं जो है, वो सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? मेसोपोटामिया में। सेकंड क्या है हमारा? दिस प्लांट इज कमर्शियली कल्टीवेटेड एज अ सोर्स ऑफ शुगर। और ये जो प्लांट है, ये कमर्शियली मतलब जो मेन इसका उगाने का मकसद है, ये किस लिए है? कि शुगर का सोर्स बनता है। जो हम चीनी होती है हमारी, जो घर में शुगर होती है हमारी, वो किस लिए, वो कहाँ से आती है? मेनली कमर्शियली कल्टीवेटेड है ये प्लांट। किसके लिए मतलब बनाया जाता है? कमर्शियली मतलब किसके लिए, किस चीज़ के लिए हम इसे कमर्शियली किस लिए बना रहे हैं, किस लिए उगा रहे हैं? तो शुगर को बनाने के लिए, चीनी को बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में हम किसे उगाते हैं? शुगर बीट को। ठीक है, शुगर बीट क्या है? ये प्लांट है जो जिससे हमें क्या मिलती है? शुगर मिलती है। ठीक है, जिससे हम शुगर बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड क्या है हमारा? दिस कैश क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ शुगर, इंडिया इज इट्स लीड्स प्रोड्यूसर। ये कैश क्रॉप है एक, इसमें क्या है? ये मेजर सोर्स है शुगर का। जैसे कि हम शुगर बीट से यहाँ पर शुगर बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पर एक शुगर केन है, ये जिसे हम गन्ना कहते हैं। इसमें क्या है? ये इंडिया में सबसे ज़्यादा उगती है। शुगर केन सबसे ज़्यादा इंडिया में उगता है और ये क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा उगाने वाला। गन्ने सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर उगाए जाते हैं, कहाँ पर कल्टीवेट किए जाते हैं? इंडिया के अंदर। और ये क्या है? एक कैश क्रॉप है। किसके लिए? मेजर सोर्स ऑफ शुगर के लिए, मतलब शुगर बनाने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है। सबसे ज़्यादा जो शुगर प्रोड्यूस करी जाती है इंडिया के अंदर, वो किसकी मदद से की जाती है? शुगर केन, गन्ने की मदद से। ठीक है, गन्ने के रस से जो बनाते हैं हम चीनी। फोर्थ क्या है हमारा? दिस कोस्टल ट्री प्लांट्स एवरी पार्ट कैन बी यूज। ये जो कोस्टल है, कोस्टल हम किसे कहते हैं? जो समुद्री इलाकों के बराबर वाले हिस्से हैं। जैसे हमारा इंडिया है मैप के अंदर, तो उसका ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, यहाँ पर समुंदर है। ठीक है, यहाँ पर समुंदर है, बाकी क्या है? यहाँ पर लैंड सोर्स है। इस तरह से जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये जो नक्शा है हमारा, ये वाली जो लैंड आएगी, ये क्या कहलाएगी? कोस्टल एरिया।
कोस्टल क्यों? क्योंकि ये कोस्ट है, बिल्कुल लास्ट में है, जहां पर पानी और समुद्र आपस में मिल रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है? दिस कोस्टल ट्री, ये क्या है? कोस्टल ट्री है, इन एरियाज में उगता है। प्लांट्स एवरी पार्ट कैन बी यूज, इसका क्या है? इस प्लांट का हर हिस्सा क्या है? यूज्ड में आता है। क्या है ये? ड्राइड मीट ऑफ दिस प्लांट इज कॉल्ड कोपरा, और इसका जो सूखा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम गोला कहते हैं, ठीक है, जो हम दुकान पे गोला खरीदने जाते हैं, वो ड्राई फ्रूट में जो आता है हमारा, ये क्या है? ड्राई मीट जो होता है इसका, ये जो यहाँ पर पिक्चर भी दी है, इसे क्या कहते हैं? हम कोपरा कहते हैं, ठीक है। और इसका ये जो फ्रूट है, ये जो प्लांट है, इसका हर एक हिस्सा क्या है? हमारे यूज्ड में आता है। इसका जो छिलका होता है वो काफ़ी चीज़ में हैंडीक्राफ्ट में यूज़ होता है, बाकी जगह पर, कुछ जगह पर बास्केट और बाकी हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये क्या है? कोकोनट, क्या नाम है इसका? कोकोनट प्लांट। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ, द Egyptian cultivated this plant for the linen cloth which they used to wrap the diseased person. इजिप्ट जो जगह है वहाँ पर ये उगाई जाती है, कल्टिवेटेड दिस प्लांट, इस प्लांट को इजिप्ट में उगाया गया था। क्यों? लाइनन क्लोथ को बनाने के लिए। लाइनन क्लोथ क्या होता है? जो इंसान डिजीज्ड पर्सन होता है, मतलब जिसके अंदर बीमारी होती है, उसे एक डिफरेंट तरह के वो कपड़े पहनाया करते थे, उसे कहते हैं लाइनन क्लोथ, कि मतलब वो बीमारी दूसरों तक ना फैले और वो उससे सेफ रहे, वो आदमी जिसे बीमारी है, ठीक है, उस आदमी को, डिजीज पर्सन को, मतलब जिसे बीमारी है, उसे ये लाइनन क्लोथ पहनाया जाता था इजिप्ट में, और उसी क्लोथ को बनाने के लिए इस प्लांट को उगाया जाता था। तो ये क्या है? फ्लैक्स, इसका नाम क्या है? फ्लैक्स, FLAX। नेक्स्ट क्या है? 6, द स्टार्च फ्रॉम दिस प्लांट इज यूज टू प्रिपेयर ब्रेड एंड टेपियोका। ये इस प्लांट से जो स्टार्च निकलता है, स्टार्च क्या है? ग्लूकोज और स्टार्च, ये इसी की एक, मतलब ये समझ लिए इसी के अंदर से एक प्रोडक्ट निकलता है, एक तरह की शुगर है ये, ठीक है। इससे क्या करते हैं? ये क्या बनता है? इससे ब्रेड बनता है और टेपोका, ये क्या है? दो चीज़ें हैं, मटेरियल हैं, जिससे हम ये किससे बनाते हैं? स्टार्च से बनाते हैं। किस प्लांट के स्टार्च से बनाते हैं? अभी यहाँ पर नाम है कस्सावा, ठीक है। इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल अमेरिका, और ये उगता कहाँ पर है? ट्रॉपिकल अमेरिका में उगता है, ट्रॉपिकल अमेरिका के एरियाज में उगता है। 7th क्या है? द स्मॉल एडिबल फ्रूट टू दिस एवरग्रीन यूरोपियन ट्री इज ईटन राइप और ग्रीन। इट्स ऑयल इज़ वेरी हेल्दी। ये स्मॉल इडिबल है, इडिबल उसे कहते हैं हम जिसे खा सकते हैं। ये छोटा इडिबल, खाने लायक फ्रूट है, फल है। दिस एवरग्रीन यूरोपियन, मतलब जो हरा भरा यूरोपियन ट्री है, इज ईटन राइप, इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं, और ग्रीन, और इसे हरा रहता है, या ये जब हरा हो तब भी खा सकते हैं, ठीक है। यानी ये कच्चा जब रहता है, यानी जब ये हरा होता है तब भी हम खा सकते हैं, ये कह रहे हैं। इट्स ऑयल इज़ वेरी हेल्दी, और इसका जो तेल होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये क्या है? ओलिव, इसका नाम क्या है? फल का ओलिव, और ओलिव ट्री कहते हैं इसे। आपने देखा भी होगा, ओलिव ऑयल के कंटेनर आते हैं, ठीक है, टीन के डिब्बे आते हैं, इतने बड़े, इससे बड़े और बड़े बड़े आते हैं, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, इतने बड़े बड़े, आधा किलो के, और 1 किलो के, 2 किलो के, वही हज़ारों के आते हैं, 8 9 हज़ार के। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारियों से डिफेंस करता है, और ये जो बॉडी में पेन होता है उसे निकालता है, पेन रिलीफ करता है, ठीक है। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा हेल्दी फ्रूट माना जाता है, और इसका ऑयल तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। 8 क्या है? दिस प्लांट इज़ यूज एक्सटेंसिवली एज फॉडर, इट बिलोंग्स टू अ पी फैमिली। इस प्लांट का एक्सटेंसिवली यूज़ किस लिए होता है? फॉडर के लिए, और ये किससे बिलोंग करता है? मटर की फैमिली से, पी की फैमिली से। और फॉडर जो है, इसे फॉडर किसे कहते हैं? फॉडर कहते हैं चारा, जो जानवर चारा खाते हैं, जो घास फूस जो जानवर खाते हैं, चारा जो खाते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? फॉडर कहते हैं। तो ये प्लांट मेनली फॉडर के लिए बनाया जाता है, कि मतलब चारे के लिए बनाया जाता है, एनिमल्स के चारे के लिए, उनके फूड के लिए, ठीक है, खाने के लिए। और ये किससे बिलोंग करता है? किस फैमिली से, मतलब किस प्लांट के फैमिली से बिलोंग करता है? ये, इसका नाम क्या है? अल्फाल्फा। और ये किस प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है? पी की, जो हमारा मटर होता है ग्रीन वाला, पी जो होता है उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पेज नंबर 10। यहाँ पर भी पार्ट 2 लिखिए, और यहाँ पर भी डेट मेंशन कर लिएगा उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रिवेंटिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाना, ठीक है। एक्टिविटी है ये यहाँ पर, द 3 रुपीज़ जस्ट नॉट अबाउट सेविंग रेन फॉरेस्ट बट इट मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अवर डेली लाइफ। दिस इज एन एक्टिविटी अबाउट वाट यू कैन डू टू हेल्प प्रिवेंट डैमेजेस टू द एनवायरनमेंट।
मतलब ये कह रहे हैं 3 रुपये बचाना, मतलब ये नहीं है कि रेन फॉरेस्ट से हम बच गए या रेन फॉरेस्ट से हमने बचा लिया, बट इट मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। इसका मतलब ये है कि हम अपनी डेली लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अगर हम सेविंग कर रहे हैं किसी तरह की, तो क्या कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। दिस इज एन एक्टिविटी अबाउट व्हाट यू कैन डू टू हेल्प प्रिवेंट डैमेज टू द एनवायरमेंट। और ये इस तरह की एक्टिविटी होती है जिससे तुम अपने आप के लिए या दूसरों के लिए सेव कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो कि एनवायरमेंट को बचाया जाए। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है इसमें, इट इज़ मोर इको फ्रेंडली टू प्रिंट और राइट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ प्लेस ऑफ पेपर। क्या ये ज़्यादा इको फ्रेंडली होगा? इको फ्रेंडली मतलब जो नेचुरल एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट के अगेंस्ट ना हो, उसके मतलब उसके तरफ हो, जैसे कि वो चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, उसके फ्रेंडली हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली, यानी इको सिस्टम के फ्रेंडली हो, इको सिस्टम को बढ़ाए, फ़ायदा पहुँचाए, नुकसान ना दे। तो ये कह रहे हैं इट इज़ मोर इको फ्रेंडली टू प्रिंट और राइट ऑन बोथ साइड ऑफ अ पीस ऑफ पेपर। क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी या इको फ्रेंडली होगी नेचर के लिए या इको सिस्टम के लिए? क्या ये अच्छा होगा अगर हम एक ही पेपर पे दोनों साइड प्रिंट करें और दोनों साइड लिखें? तो ये क्या है, ट्रू है। क्योंकि अगर हम एक साइड लिखते हैं, एक साइड फोटोस्टेट कराते हैं, जेरोक्स कराते हैं, तो क्या होता है, उसका वन साइड उसकी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेज यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे बनाना पड़ेगा पेपर को। अब पेपर को बनाने के लिए प्लांट कट होता है, प्लांट के अंदर से ही मटेरियल निकलता है जिससे हम क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। तो इसलिए प्लांट की ज़्यादा फिर कटिंग होने लगेगी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेपर की सेविंग करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है, What should you do with your computer when you not using it? तुम्हें क्या करना चाहिए जब तुम अपने कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसके साथ तुम्हें क्या करना चाहिए? फर्स्ट क्या है, पुट इट इन ऑन मोड, मतलब उसे खुला रखना चाहिए। या बी क्या है इसका, टर्न इट ऑफ एंड अनप्लग इट, मतलब उसे अनप्लग कर दें, मतलब उसका वायर निकाल दें स्विच बोर्ड से, या और उसे बंद कर दें। तो ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे ऑन रखेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, ठीक है, हमें जो कि करना नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है कि आगे की जनरेशन जो आए वो उसे यूज़ कर पाए। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, टर्न इन इट ऑफ बट डोंट अनप्लग इट, उसे बंद कर दो मगर प्लग ना निकालो। तो अगर हम प्लग नहीं निकालेंगे बोर्ड से तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। वायर में तो आ रही है, तो वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है जो कि कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, लॉसेस भी होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल उसे कहते हैं जिसे हम दोबारा पा सकें। जैसे हमारा ऑयल है, पेट्रोल है, अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया, अगर हमने किसी गाड़ी में, स्कूटी में अगर ऑयल डाला तो वो उड़ जाता है, यूज़ हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, यानी वो नॉन रिन्यूएबल है, वो नया दोबारा नहीं हो सकता। और रिन्यूएबल उसे कहते हैं जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी क्या है, एयर है, या हम ये कह सकते हैं सोलर एनर्जी यानी सन की जो लाइट होती है उससे हम सोलर पावर पैनल जो होते हैं उसे यूज़ करते हैं। और लाइटनिंग के लिए काफ़ी जगह पर लाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, सोलर एनर्जी से। तो वो क्या है, वो सूरज तो रोज़ रोज़ निकलेगा, रोज़ रोज़ धूप भी होगी, नहीं भी हुई तो साल में 6 महीने 7 महीने तो होगी, तो हमें सोलर एनर्जी यानी जो सन की एनर्जी है वो वापस मिलती रहेगी। तो वो क्या है, रिन्यूएबल है। ऐसी इसमें तीनों में ऑप्शन में क्या है, विंड एनर्जी है। काफ़ी जगह पर जहाँ पर विंड बहुत तेज़ चलती है वहाँ पर क्या करते हैं, जो विंड एनर्जी को यूज़ कर क्या बनाते हैं, पावर प्लांट होता है इस तरह का, जहाँ पर बड़े बड़े जो पंखे होते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की मदद से क्या करते हैं, उन्हें घुमाते हैं, रोटेट करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ये रोज़ हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि विंड ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। फोर्थ क्या है, हाउ फुल शुड यू वॉशिंग मशीन बी बिफोर यू रन इट। तुम्हें अपनी वॉशिंग मशीन को, जो वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली मशीन है, उसे कितना भरना चाहिए उसे चलाने से पहले, यूज़ करने से पहले, बिफोर यूजिंग इट और बिफोर यू रन इट। तो उसे हमें हाफ भरना चाहिए, मोस्टली मतलब ज़्यादातर पूरा जितना भरते हैं या कम्प्लीटली पूरी तरह से। तो क्या है, हाफ वे भरने से क्या है, हमारा जो है वॉश जल्दी होगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगी। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, What should you do with paper products like computer paper or newspaper when you are done with them? तुम्हें क्या करना चाहिए पेपर प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि कंप्यूटर पेपर होते हैं या न्यूज़पेपर के पेपर होते हैं, जब तुम उसे यूज़ कर लो, या जैसे तुमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो उसका क्या करना चाहिए।
थ्रो देम अवे, उन्हें दूर फेंक देना चाहिए। या बी ऑलवेज लिट देम टू अ फायर, तो उन्हें या हमेशा उन्हें जला देना चाहिए। सी क्या है ऑलवेज रिसाइकिल देम, या उन्हें हमेशा रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे कि जो न्यूज़पेपर या ये ख़रीदने वाले आते हैं उन्हें दे देते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना कुछ उसका यूज़ थोड़ी नहीं करते हैं, उसे रिसाइकिल कंपनी में भेज दिया जाता है और उसके ही जो रफ पेजेस आते हैं फिर उसे रिसाइकिल करके दोबारा नए पेज बनाए जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, उसका रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम थ्रो करेंगे इधर से उधर तो क्या होगा, इधर उधर के सीवेज सिस्टम और जो नालियां हैं वो क्या हो जाएंगी, चोक हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, जिससे हमारी एनवायरनमेंट में गंदगी आएंगी। फिर इसका अगर हम फायर करेंगे, उसे जलाएंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उसे रिसाइकिल के लिए दे देने चाहिए। 6 क्या है, नेम द अल्टरनेटिव टू गैसोलीन दैट कैन बी मेड फ्रॉम कोन। कोन क्या है हमारा, जो भुट्टे होते हैं, ठीक है, सब नहीं देखे होंगे, ये वही कह रहे हैं, नेम द अल्टरनेटिव ऑफ गैसोलीन दैट कैन बी मेड फ्रॉम कोन। कोन से ऐसा क्या है अल्टरनेटिव बताओ, अगर गैसोलीन की जगह हम दूसरा अल्टरनेटिव निकालना चाहें, दूसरी चीज़ निकालनी चाहें, तो कोन से हमें क्या हासिल होता है, इथेनॉल हासिल होता है, ठीक है, इथेनॉल हासिल होता है हमें कोन से। अगर हम गैसोलीन की जगह दूसरी चीज़ निकालना चाहें, हमें क्या निकलता है, क्या मिलता है, कौन से, इथेनॉल। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 11 चैप्टर नंबर 7। यहाँ पर भी पार्ट 2 लिखिए, अंडरलाइन करिए और यहाँ पर डेट मेंशन करिए उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। अब ये क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट एंड इश्यूज़। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मतलब जो एनवायरमेंट की स्टडी करते हो या उसके बारे में रिसर्च करते हो, और उनके कुछ इश्यूज़। नेम दिस करेजियस पीपल हु हेल्प्ड इन प्रोटेक्टिंग अवर एनवायरनमेंट। अब इन बहादुर लोगों के हमें नाम बताने हैं, करेजियस यानी जिनके हिम्मत वाले लोग, हिम्मतदार लोग, ठीक है, जिनके पास करेज हो, ठीक है, उनके नाम बताने जिन्होंने मदद की हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को, हमारे सराउंडिंग को बचाने में। फर्स्ट क्या है, ही हैज़ सेट अप द रणथंबोर फाउंडेशन इन 1988 टू ट्राई एंड फाइंड पीस एंड हारमोनी अमंग्स पीपल, टाइगर एंड द फॉरेस्ट। ये कौन है, ये हैं, इन्होंने रणथंबोर फाउंडेशन बनाई, इन्होंने एक फाउंडेशन क्रिएट की जिसमें क्या किया, इसका नाम क्या था, रणथंबोर फाउंडेशन, ठीक है, 1988 में बनाई थी इन्होंने। इसमें क्या ट्राई किया कि सुकून लाया जाए, पीस लाया जाए, ठीक है, मतलब पीस लाया जाए एंड हारमोनी अमंग्स पीपल, और मोहब्बत पैदा की जाए लोगों के अंदर और जानवरों के अंदर, और एंड द फॉरेस्ट, और जंगलों के रिलेटेड, मतलब जो लोग बाग जानवरों को बेरहमी से मार रहे थे और लोग जंगलों को बेरहमी से काट रहे थे, उनके बीच प्यार मोहब्बत बांटा जाए, जानवरों और फॉरेस्ट के बारे में बताया जाए, उन्हें नॉलेज दी जाए कि इसके क्या इसके नुकसान होंगे और इसके एनवायरनमेंट में मौजूद रहने से हमारा क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इन्होंने ये रणथंबोर फाउंडेशन क्रिएट की थी ये सब बातें बताने के लिए और पीस क्रिएट करने के लिए। ही हैज़ रिटन 14 बुक्स एंड स्टार्टेड सेव द टाइगर मिशन, और इन्होंने 14 बुक्स लिखी हैं, 14 बुक लिखी हैं, और इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया उसमें क्या था कि सेव द टाइगर मिशन, मतलब टाइगर जब भी हमें पता है टाइगर पहले ज़माने में बहुत हुआ करते थे, उनका शिकार होते होते अब वो बहुत कम हुए हैं। एक्सटेंशन, एक टाइम ऐसा था कि वो एक्सटेंट एनिमल में आने लगे, एक्सटेंट होने लगे, एंडेंजर्ड एनिमल में आने लगे, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, वाल्मीकि थापुर, इनका नाम क्या है, वाल्मीकि थापुर, VALMIKTHAPUR, नीचे नाम दिए हैं इनके यहाँ पर, ठीक है, क्लू बैग में यहाँ पर नाम दिए हुए सबके, स्पेलिंग समझ में नहीं आती है तो यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। सेकंड क्या है, ही इज़ द फाउंडर ऑफ सेल्को, SELCO, ठीक है, ये फाउंडर हैं सेल्को के, एंड इंडियंस लीडिंग सोलर टेक्नोलॉजी फर्म। क्या है ये, सेल्को, इंडियन लीडिंग सोलर टेक्नोलॉजी फर्म है ये, इसमें सोलर टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, सोलर टेक्नोलॉजी फर्म है ये इंडिया का, इंडियाज़ लीडिंग सोलर टेक्नोलॉजी फर्म, ठीक है, विच हेल्प टू लिट ओवर 100,000 10,000 लाख 1,20,000 होम इन इंडिया, मतलब सोलर टेक्नोलॉजी की वजह से 1,20,000 घर इंडिया के इसकी मदद से हेल्प हुए हैं जलने में, लिट होने में, ठीक है। ही वॉज ओनर विद द रमन मंगसेसे अवार्ड, ये क्या है, रमन मंगसेसे अवार्ड है, इन्हें ये ऑनर दिया गया था, मतलब इस इज्जत से नवाजा गया था, इस प्राइज से, इस अवार्ड से नवाजा गया, इन्हें दिया गया। फॉर इमर्जेंट लीडरशिप फॉर 2011, किसके लिए, इमर्जेंट लीडरशिप के लिए, 2011 की इमर्जेंट लीडरशिप के लिए, ठीक है। इनका नाम क्या है, हरीश हंडा, ठीक है, क्या नाम है, हारिश हंडा। थर्ड कौन है ये, हिज क्लीन गंगा, इन्होंने क्या किया था, क्लीन गंगा को क्लीन करने के लिए कैंपेनिंग की थी। हिज क्लीन गंगा कैंपेन अर्न हिम द टाइटल ऑफ वन ऑफ द हीरोज ऑफ दिस प्लानेट।
इन टाइम मैगजीन। इन्हें क्या नाम मिला था, एक हीरो का नाम, इन्हें टाइटल मिला था वन ऑफ द हीरोज ऑफ दिस प्लानेट। ठीक है, ये टाइटल मिला था इन्हें, किस नाम का टाइटल मिला था, क्या टाइटल था, इन्हें एक टाइटल दिया गया, मतलब ये कह लीजिए जैसे शायर को एक नाम मिलता है जिसे हम कहते हैं जो अपना तखल्लुस जो होता है यूज़ करता है, इसी तरह से क्या है, इन्हें भी एक टाइटल दिया गया, एक अलग नाम दिया गया, वन ऑफ द हीरोज ऑफ दिस प्लानेट। ठीक है, इनका क्या था, इन्होंने किस चीज़ के लिए कैंपेन किया था, क्लीन गंगा, गंगा को क्लीन करने के लिए इन्होंने क्या किया था, कैंपेन किया था। इन टाइम मैगजीन, इनका नाम क्या है, वीरभद्रा मिश्रा, वीरभद्रा मिश्रा, MISHRA, क्या नाम है इनका, वीरभद्रा मिश्रा। ठीक है, फोर्थ कौन है ये, दिस सिविल इंजीनियर ज्वाइन द लेह न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये क्या है, ये सिविल इंजीनियर थे और इन्होंने लेह न्यूट्रिशन प्रोग्राम को ज्वाइन किया आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1995। और जब वो रिटायर हो गए, पहले क्या थे, ये सिविल इंजीनियर थे, इन्होंने जब अपनी जॉब रिटायर हो गए, अपनी जॉब से रिटायर हो गए तो लेह न्यूट्रिशन प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया 1995 में। एंड हैड आ चैनल डग टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, और इन्होंने एक चैनल बनाया किसे, पानी के कंट्रोल के लिए, फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ वाटर, कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, पानी जो इधर उधर बहता है या उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। हिज इनोवेटिव आइडिया इन विंटर टू फ्रीज एंड फॉर्म अ ग्लेशियर, तो इनका जो इनोवेटिव, ये जो इजाद किया, ये जो इनका आइडिया था, ये शानदार आइडिया था, इसमें क्या था कि जो पानी था विंटर के अंदर उसे फ्रीज कर देते थे और ग्लेशियर बना देते थे। ठीक है, एंड इन समर, और गर्मी में क्या करते थे, दैट मेल्ट एंड प्रोवाइड वाटर टू ऑल द फार्मर, और वही पानी गर्मी में पिघल जाता था और वही पानी किसे मिलता था, जो फार्मर थे, जहाँ पर पानी की कमी रहती थी उन्हें पहुँचाया जाता था। इन द एरिया बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू ऑल ओवर लद्दाख, जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख में पानी की जगह बहुत पानी है ही नहीं है, समझ लिए, लद्दाख क्या है हमारा, डिजर्टेड एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पर पहुँचाया जाता था, इस तरह के एरिया में पहुँचाया जाता था। इनका नाम क्या है, चेवांग। ठीक है, क्या नाम है इनका, चेवांग, CHEWANG, चेवांग नॉरफेल, यहाँ पर पूरा नाम है इनका चेवांग नॉरफेल। नेक्स्ट कौन है, फिफ्थ, he encouraged women to hug trees to prevent them from being cut down and to afforest the अलकनंदा वैली। ये क्या है, ये कौन थे, आपने चिपकू मूवमेंट सुना होगा, इन्होंने लोगों को, औरतों को मतलब इनकरेज किया, उन्हें भरोसा दिलाया और उन्हें कहा, उन्हें फोर्स किया कि आप लोग हग कर लिए ट्रीज़ को, मतलब जब कोई उसे कट करने आए तो उसे चारों तरफ से घेर लिए और गले लगा लिए पौधों पेड़ों को, कि उसे कोई काटे तो पहले आपको काटना पड़ेगा, मतलब जब आप लोग खड़े होंगे, जो औरतें खड़ी होंगी तो उन्हें पेड़ों को काटने के चक्कर में उन्हें हटाना पड़ेगा और औरतों को क्या होगा, नुकसान होगा, तो इस वजह से लोग बाग रुक जाया करते थे। इसे कहा गया था चिपकू मूवमेंट। ही वॉज अ ग्रेट फोर्स बिहाइंड द चिपकू मूवमेंट, और यही कहलाता है हमारा चिपकू मूवमेंट। इनका नाम क्या है, चंदी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंदी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट वन है हमारे सिक्स्थ, इन 1984 दिस लॉयर बिगेन हिज बैटल टू प्रोटेक्ट द ताजमहल। ये वकील हैं, इन्होंने क्या किया था, अपनी लड़ाई शुरू की थी ताजमहल को बचाने के लिए 1984 में। अब कैसे, द ग्रेट कॉज ऑफ लूजिंग इट्स शीन्स वॉज एयर पोल्यूशन। क्या था इसका जो लूजिंग, मतलब इसे खोने का जो कॉज था, ऐसा नहीं कि कोई कब्जा करके ले जा रहा था। ठीक है, इसका ये नुकसान हो रहा था, कॉज क्या हो रहा था, इसे खो रहे थे, इंडियन से खो रहे थे। कैसे, इसमें एयर पोल्यूशन की वजह से इसका कलर डल होता जा रहा था, येलो होता जा रहा था। ठीक है, आफ्टर 10 years ही सक्सीडेड इन मूविंग द कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज टू अ सेफ डिस्टेंस। फिर क्या किया इन्होंने, जब ये इसके ऊपर केस लड़ते रहे, ये लॉयर थे, ठीक है, वकील थे, ये इसके ऊपर केस लड़ते रहे, और वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो कोल इंडस्ट्रीज़ थी, जो कोयले के ऊपर काम करती थी, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी, उन्हें सेफ और दूर डिस्टेंस पे बना दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया, जो कि जिसके धुएं से क्या हो रहा था, ताजमहल येलो हो रहा था। ठीक है, इनका नाम क्या है, महेश चंद्रा मेहता। क्या नाम है इनका, महेश चंद्रा मेहता। अब नेक्स्ट पेज नंबर 12 पार्ट सेकेंड चैप्टर 8। इसमें क्या करना है हमें, सिर्फ हमें ये रीड करना है। ठीक है, केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कुछ केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर, पार्ट 8 हमारा। और यहाँ पर भी आप डेट लिख लीजिएगा उस दिन की जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। फर्स्ट क्या है, नेचर इज लाइक मदर टू ऑल ऑफ अस एज शी कंप्राइजेस टू untold beauty and fascinated wonder and provides us with everything from our basic necessity
टू क्रिएटिव इंस्पायरेशन। अब ये क्या कह रहे हैं, जो नेचर है हमारी माँ की तरह है, जो हमारी कुदरत है ना वो हमारी माँ की तरह है, क्योंकि वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है। अनटोल्ड ब्यूटी मतलब जिसे हम जाहिर नहीं कर सकते, ऐसी खूबसूरती इस नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर हम देख सकते हैं, है ना। और क्या है, फैसिनेटेड वंडर, और खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर वंडरफुल चीज़ें हैं ये हमें प्रोवाइड करती है। एंड एवरीथिंग फ्रॉम अवर बेसिक नेसेसिटी, और सारी जो हमारी आम ज़रूरतें हैं हमें यही एनवायरनमेंट और यही नेचर कुदरत हमें प्रोवाइड करता है। और क्रिएटिव इंस्पिरेशन, जो हमारी इंस्पिरेशंस हैं वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। शी मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, लव एंड केयर, और ये जो हमारा जो नेचर है इसे क्या करना चाहिए, हमें अपने रिस्पेक्ट के साथ और लव और केयर के साथ हमें इसे ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, हमेशा इसे क्या देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लव करना चाहिए, प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। अपने मतलब ये साफ साफ कहना चाह रहे हैं, अपने नेचर को केयर करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट केयर एंड डिस्कस बिलो, कुछ इस पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिन्होंने नेचर को की केयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। पहला क्या है, पीटा। पीटा क्या है, ये PETA अलग अलग वर्ड है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये। इनकी फुल फॉर्म क्या है, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, वो लोग जो इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के लिए बनाए गए हों, मतलब एनिमल की देखभाल के लिए ये बनाया गया था। अब ये एनिमल की देखभाल नेचर से क्या रिलेट करती है, नेचर को कैसे केयर कर रहे हैं एनिमल की देखभाल करके, जब हम एनिमल की देखभाल करेंगे तो नेचर की देखभाल खुद ब खुद होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इज वर्ल्ड वाइड नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन नॉरफॉल्क। ये क्या है, ये नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल मतलब इसमें चैरिटी है और चैरिटी ली जाती है, चैरिटी के बेस पर है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नॉरफॉल्क के और वर्जीनिया के बेस पर है, विद सेफिलिटीज इन द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इंडिया, नीदरलैंड एंड द एशिया पैसिफिक रीजन। मतलब ये सब जगहें बताई हैं कि यहाँ पर ये क्या है, हमारी पीटा जो है, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ये जगहों के नाम बताए हैं। ठीक है, इट वॉज फाउंड इन 1980, और ये बनाई कब गई थी, 1980 में, 1980 में। पीटा एस्टेब्लिशेस एंड डिफेंड्स द राइट ऑफ ऑल एनिमल एंड ऑपरेट अंडर द सिंपल प्रिंसिपल। क्या है, पीटा में क्या है, इसमें इसलिए इस्टेब्लिश किया, इसे इसलिए बनाया गया कि डिफेंस के लिए, जानवरों के डिफेंस के लिए और उनके राइट के लिए, उनके हक के लिए, सारे जानवरों के। एंड ऑपरेट अंडर द सिंपल प्रिंसिपल दैट एनिमल्स आरंट ऑफ द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर ईटिंग, वेयरिंग और एक्सपेरिमेंट। यही है, मतलब सिंपल इसका जो प्रिंसिपल था, सिंपल मकसद क्या था इसका, कि लोगों को बताया इन्होंने कि जो जानवर हैं वो इसलिए यूज़ में नहीं है, इसलिए नहीं है जानवर लोगों के इसलिए यूज़ में नहीं है, या इसलिए नहीं उन्हें यूज़ करना चाहिए कि वो अपने खाने के लिए या अपने कपड़ों के लिए उनकी खाल को यूज़ करा, या अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी एनिमल को ले लिया और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगा, कोई साइंटिस्ट या कोई, जैसे सर्कस में जानवरों को ले जाया जाता है, ठीक है, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए अपने नहीं लेना है उसे। तो यही इसका सेम जो मकसद था, सिंपल इसका यही था। PETA also educates policy maker and the public about kind treatment of animals। और PETA ने लोगों को पढ़ाया इस बारे में, पॉलिसीज़ बताई उसकी कि कैसे हम पॉलिसीज़ बनाई उसकी, कि कुछ पॉलिसीज़ बनाई जिससे लोग बाग माने उनकी बातों को, और उन्हें पढ़ाया गया लोगों को कि पब्लिक अबाउट काइंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। किससे पढ़ाया गया, पब्लिक को, आम जनता को, कि वो एनिमल के लिए कैसे अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए कैसे हम अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, IUCN। ये क्या है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर, कुदरत और कुदरत की रिसोर्सेज, जो चीज़ें हमें उससे प्रोवाइड हो रही हैं, उसकी कंजर्वेशन के लिए ये चीज़ बनाई गई थी, ये बनाई गई थी यूनियन। इसमें क्या है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन नेटवर्क। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा नेचर कंजर्वेशन नेटवर्क है, ठीक है। इसमें मतलब ये बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बाग ज्वाइन हैं इसमें, और ये सबसे बड़ा है ये। इट इन्फ्लुएंसेस encourages and assess societies internationally to conserve the integrity and diversity of nature। ये इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को बताता है, जाहिर करता है, उन्हें मुखातिब करता है, इनकरेज करता है, मतलब उन्हें फोर्स करता है, और एसिस्ट करता है, मतलब मदद करता है सोसाइटीज़ को
इंटरनेशनली, मतलब ऐसे नहीं सिर्फ ये इंडिया के अंदर है तो इंडिया के अंदर हो रहा है, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं इंटरनेशनली ये बताया जाता है, ठीक है। टू कंजर्व द इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, नेचर और डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी कहते हैं डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है, डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए उन्हें पढ़ाया जाता है, टीच किया जाता है और उनकी मदद की जाती है। BLI क्या है अब यहाँ पर, द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, इज एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर बर्ड्स। ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें पार्टनरशिप में है, बनी हुई है, ये पार्टनर्स हैं इसमें, ये इंटरनेशनली डील करते हैं इसमें। और ये किस लिए है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर बर्ड, बर्ड को, जो चिड़ियाँ हैं हमारी, जो बर्ड्स हैं, फ्लाइज हैं, जो हमारी बर्ड्स हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनके बचाव के लिए बनाया गया है, ठीक है, BLI। देयर हैबिटाट्स एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, और उनके हैबिटाट को, मतलब जो उनका रहन सहन है, उनकी जो जगह है रहने की, उसे बचाने के लिए, और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, और जितनी भी उनकी बायोडाइवर्सिटी हैं ग्लोबली, उसे मेंटेन करने के लिए बनाया गया है ये। इट्स मेंबर ऑपरेट इन ओवर 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड, और इसके जो मेंबर हैं वो लगभग 100 कंट्रीज़ में और टेरिटरीज़ में पूरी दुनिया में हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन 1973। ये कब स्टार्ट हुआ, 1973 में स्टार्ट हुआ। दिस इंडियन स्कीम एम्स टू मेंटेन आ सीजेबल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। ये इंडिया की स्कीम है, इंडिया से निकाली गई थी प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें क्या है, सीजेबल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में टाइगर की जो टाइगर हैं उनकी पॉपुलेशन दिन बर दिन कम हो रही थी, दिन पर दिन घटती जा रही थी, उसे मेंटेन करने के लिए, रोकने के लिए, कि उसे किलिंग ना हो, उसकी हंटिंग ना हो, उसे रोकने के लिए क्या बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। इनिशियली द प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड विद 9 टाइगर से स्टार्ट हुआ था, मतलब 9 टाइगर ही बचे थे। कब, जब ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, स्टार्ट हुआ था। फिर क्या हुआ, प्रेजेंटली देयर आर 50 टाइगर रिजर्व अंडर इट एंड बोस्ट ऑफ अ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ 2226। क्या था, जब इसे बचाया गया था, जब 9 टाइगर बचे थे, तब ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था, क्योंकि सिर्फ 9 टाइगर बचे थे, और वो भी ख़त्म हो जाते तो हमारे नेचर से एक ब्यूटी, हमारी एक खूबसूरती, एक जो ब्यूटीफुल एनिमल था वो ख़त्म हो जाता, ठीक है, और ये जो इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता। तो इसकी वजह से इन्होंने ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया और 50 टाइगर रिजर्व बनाए। ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर में 50 जगह पर 50 टाइगर रिजर्व बनाए। इसमें अब कितने टाइगर आते हैं, 2226 टाइगर आते हैं, ठीक है, और भी ये दिन भर दिन इसकी तादाद बढ़ा रहे हैं। WWF क्या है अब ये, द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नेचर के लिए, कुदरत के लिए पूरी दुनिया से फंड इकट्ठा होता है, इसका नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है, फंड, ठीक है। वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1961, 1961 में, ठीक है, 1961 में इस्टेब्लिश हुआ, बनाया गया। एंड लेटर नोन एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और इसका बाद में नाम क्या पड़ गया, पहले क्या था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अब फिर बाद में नाम हो गया इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, नाम चेंज हो गया इसका बाद में। द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू कंजर्व द ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका मकसद क्या था, ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बचाना, इंश्योरिंग दैट द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज सस्टेनेबल, और ये देखना कि जो हमारी रिन्यूएबल, जो दोबारा इस्तेमाल करी जाने वाली चीज़ें, उन्हें हम सस्टेनेबल अमाउंट से, मतलब उसे हम दोबारा यूज़ करें, इधर उधर फेंके ना। रिड्यूस पॉल्यूशन को कम करना। एंड वेस्टफुल कंजप्शन इज़ प्रोमोटेड, और जो वेस्टफुल कंजप्शन है, जिन चीज़ों को वेस्ट माना जाता है, जो कि रिन्यूड नहीं हो जाती, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, हम इन्हें दोबारा फैक्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब ये कह लिए, ये अगर हम ज़मीन में दफना देंगे तो ये गायब नहीं होंगी, वैसी की वैसी मिलेंगी हमें कई साल बाद भी। तो इन सब चीज़ों को हटाना, ठीक है, इन सब चीज़ों का कंजप्शन करना, मतलब यूज़ को ख़त्म करना। WWF employs almost 4,000 people operating in more than 100 countries। इसमें ज़्यादा कम लगभग 4,000 पीपल, 4,000 लोग हैं, और 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम करते हैं। विद अ करंट फंडिंग 1,100,000, मतलब 2,000 कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। इतना करंट फंडिंग, अभी तक इतना फंड दिया जाता है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये कंजर्वेशन प्रोडक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, और ये हमारी जी के आज ये कंप्लीट हो गई।
तो अब नेक्स्ट टाइम करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।